हेलो दोस्तों, चीनी भाषा के अखबार वेनवीपो ने कुछ साल पहले एक लेख छापा था जिसमें साफ कर दिया गया था कि चीन में अगले 50 सालों में लड़े जाने वाले युद्धों की योजना तैयार है। इस लेख से उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो चीन के दीर्घकालीन मंसूबों की तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। इससे ये जाहिर है कि दुनिया की नंबर 1 सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बनने के लिए चीन किस हद तक जा सकता है और अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती की उसकी बातें कितनी खोखली हैं। ये जो 6 युद्ध चीन लड़ने वाला है, ये ऐसे युद्ध हैं जिनके जरिए वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस छीनेगा। खोई हुई जमीन? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन चीन को ऐसा लगता है कि करीब 160 साल पहले उसका जैसा स्वरूप हुआ करता था, उसमें से बहुत सारी जमीन अलग अलग देशों ने कब्जाई हुई है और चीन इसे वापस लेकर रहेगा। ये बात अलग है कि अगर भारत या दूसरे देश भी अपने अतीत के विशाल साम्राज्यों को वापस साकार करने की कोशिश में जुट जाएं, तो उसके लिए होने वाले युद्धों की वजह से ये धरती बचेगी भी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। जिस लेख का जिक्र मैंने अभी किया है वो चीनी भाषा में लिखा गया है। हमने अपने दर्शकों के लिए उसके हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की है जो आपकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। आगे जो कुछ भी आप देखेंगे उससे पता चल जाएगा कि डोकलाम हो या लद्दाख, चीन अगर सीमा पर तनाव पैदा करके लौट जाता है तो उसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चीन की दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से ये छिटपुट घटनाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना भी चीन की योजना का एक हिस्सा है। आगे आप देखेंगे कि उसके लिए भारत पर हमला करने की चीन की योजना किस वर्ष में है। खास बात यह है कि इस लेख में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि चीन बातचीत के जरिए या कुछ ले देकर विवादों का समाधान कर सकता है, बल्कि यही कहा गया है कि वो हर विवाद को युद्ध के जरिए अपने ही पक्ष में सेटल करेगा। चीन जिन इलाकों को वापस लेने के लिए अगले 50 साल तक युद्ध लड़ना चाहता है, वे ऐसे इलाके हैं जो सन 1840 से 42 के बीच ब्रिटेन के हाथों चीन की हार के दौरान छिन गए थे। चीनी राष्ट्रवादी लोग ऐसा मानते हैं कि इन पराजयों के बाद चीन के अपमान की 100 साल की अवधि शुरू हुई थी जो सन 1949 तक चली। उस जमाने में जो कुछ भी उसके साथ किया गया था उसका बदला लेने की भावना चीन के मन से उन 100 सालों के बाद बीत चुके 70 और सालों में भी दूर नहीं हुई है। यानी चीनी दिमाग में पिछले 170 साल से बदले की वो भावना पल रही है। यहां विडंबना इस बात की है कि इस लड़ाई को वो ब्रिटेन के साथ नहीं, बल्कि ब्रिटिश पराधीनता झेलने वाले भारत जैसे देशों और दूसरे देशों के खिलाफ लड़ना चाहता है जिनका चीन के अपमान से कोई लेना देना ही नहीं था। लेख में लिखा गया है कि चीन अभी तक एक अखंड महान शक्ति नहीं है। ये चीनी जनता का अपमान है और पीले साम्राज्य के हम बच्चों के लिए शर्म की बात है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? इसका मतलब यह है कि चीन को यह लगता है कि हमारे कई हिस्से आज भी दूसरे देशों के कब्जे में है। तो लेख का लेखक लिखता है कि राष्ट्रीय एकीकरण और आत्मसम्मान की खातिर चीन को आने वाले 50 साल में 6 युद्ध लड़ने होंगे। इनमें से कुछ क्षेत्रीय युद्ध होंगे जबकि बाकी पूर्ण युद्ध होंगे। भले ही कुछ भी हो जाए, इनमें से हर एक युद्ध चीन के एकीकरण के लिए बेहद जरूरी है और उससे बचा नहीं जा सकता। ये लेख chinanews.com और हांगकांग के मिडनाइट एक्सप्रेस 2046 ब्लॉग में भी चीनी और अंग्रेजी भाषाओं में छप चुका है। तो सबसे पहला युद्ध है ताइवान का एकीकरण करने के लिए, जो वर्ष 2020 से 2025 के बीच लड़ा जाएगा, जहां तक इस चीनी लेख का ताल्लुक है। लेख में लिखा है कि चीन को सन 2020 तक ताइवान को अपने भीतर मिलाने की रणनीति पर काम करना होगा। तब तक चीन को ताइवान को अल्टीमेटम भेज देना होगा जिसमें मांग की जाए कि वो चीन के साथ विलय के लिए तैयार है या युद्ध के लिए। लेख में सन 2025 को ताइवान के एकीकरण के वर्ष के रूप में देखा गया है और कहा गया है कि चीन सरकार को इसके 4-5 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी होगी। अगर ताइवान शांतिपूर्ण ढंग से ही चीन में मिलने को तैयार हो जाए तब तो ठीक है, अन्यथा उस साल इस समस्या का अंतिम समाधान कर दिया जाना चाहिए। लेख में आगे लिखा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि ताइवान एकीकरण के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी हालत में सैनिक कार्रवाई ही अकेला विकल्प बच जाता है। ये नए चीन की स्थापना के बाद चीन के एकीकरण का पहला आधुनिक युद्ध होगा। लेख में लिखा है कि अगर अमेरिका और जापान इस युद्ध से दूर रहते हैं तो चीन 3 महीने के भीतर ताइवान को अपने भीतर मिला लेगा। अगर अमेरिका और जापान ताइवान के साथ आ जाते हैं तो चीन को जीतने में 6 महीने का समय लगेगा। चीन की नजर में दूसरा युद्ध होगा स्पार्टली द्वीप समूह के लिए, जो सन 2025 से 2030 के बीच लड़ा जाएगा।
लेख में सभी युद्धों की योजना का सिलसिलेवार वर्णन किया गया है। इसमें लिखा है कि ताइवान को जीतने के बाद चीन को 2 साल तक आराम करना चाहिए। यह उसके लिए रिकवरी का समय होगा, लेकिन इस दौरान स्पार्टली द्वीप समूह के आसपास के देशों को चेतावनी देनी होगी कि उन्होंने इन द्वीपों में जो कुछ बना रखा है या ठिकाने बना रखे हैं या जो कुछ निवेश कर रखा है उसके बारे में चीन के साथ बात कर लें, क्योंकि अगर एक बार चीन ने युद्ध छेड़ दिया तो फिर सब कुछ उनके हाथ से छिन जाएगा। आपको बता दें कि स्पार्टली द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों पर कई देशों का कब्जा है, जिनमें फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान और ब्रुनेई शामिल हैं। लेख में कहा गया है कि इस समय दक्षिण पूर्व एशिया के देश पहले ही चीन द्वारा ताइवान में की जाने वाली सैनिक कार्रवाई के बारे में सोचकर कपकपा रहे हैं। इन हालात में वे तब तक बातचीत के जरिए युद्ध को टालते रहेंगे जब तक कि चीन कोई ठोस कदम नहीं उठा लेता, और तब वे झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। लेख में लिखा है कि अमेरिका चुपचाप चीन की ये कार्रवाई देखता नहीं रहेगा, लेकिन ताइवान के खिलाफ युद्ध में जब वो कुछ नहीं कर पाएगा तो इससे उसको एक सबक मिलेगा और वो चीन के खिलाफ खुलेआम नहीं आना चाहेगा। लेख में लिखा है कि चीन को सबसे पहले वियतनाम पर धावा बोलना होगा, क्योंकि वो इस क्षेत्र में सबसे ताकतवर देश है। जब वो हार जाएगा तो बाकी देश वैसे ही खौफजदा हो जाएंगे और वे अपने अपने द्वीप चीन के हवाले कर देंगे। मलेशिया और फिलीपींस जैसे देश अगर उसके बाद भी विरोध करते हैं तो चीन उनके खिलाफ भी जंग छेड़ देगा। तीसरा युद्ध जो है वो दक्षिण तिब्बत यानी अरुणाचल प्रदेश के मामले में लड़ा जाएगा और उसकी अवधि 2035 से 2040 के बीच होगी। लेख में लिखा है कि भारत और चीन के बीच बहुत लंबी सीमा है, लेकिन उनके बीच संघर्ष का अकेला बिंदु दक्षिण तिब्बत है। आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के नाम से संबोधित करता है। लेख के मुताबिक भारत के लिए चीन बहुत समय से एक काल्पनिक शत्रु है। भारत का सैनिक उद्देश्य चीन को पीछे छोड़ना है। इस लक्ष्य को वो अपने निजी विकास तथा आधुनिकतम सैनिक तकनीकों और हथियारों को अमेरिका, रूस तथा यूरोप से आयात करके हासिल करना चाहता है। साथ ही साथ वो आर्थिक और सैनिक विकास में चीन के साथ साथ चल रहा है। भारत में मीडिया का रवैया अमेरिका, रूस और यूरोप की तरफ अधिक दोस्ताना है, जबकि चीन के प्रति शत्रुतापूर्ण है। इसकी वजह से भारत और चीन के बीच टकरावों का समाधान नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ भारत अमेरिका, रूस और यूरोप से मिलने वाली सैनिक मदद के बल पर अपने आप को बहुत अधिक बलवान मानता है और सोचता है कि वो युद्ध में चीन को हरा सकता है। दोनों देशों के बीच लंबे भूमि विवादों का ये भी एक कारण है। लेखक ने लिखा है कि अगर चीन दक्षिण तिब्बत को हासिल करने के लिए सैनिक ताकत का इस्तेमाल करेगा तो उसे भी कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भारत भले ही चीन की जितनी बड़ी शक्ति ना हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया की एक शक्ति जरूर है। लेखक का कहना है कि उसके विचार में चीन भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देने की दीर्घकालीन रणनीति पर काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा होने पर भारत चीन के साथ मुकाबले की स्थिति में नहीं रहेगा। लेखक यह भी कहता है कि यह योजना नाकाम हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। वो असम और सिक्किम में उग्रवाद को भड़का सकता है और फिर उन पर कब्जा कर सकता है। भारत के खिलाफ यह श्रेष्ठ रणनीति होगी। दूसरी योजना यह होनी चाहिए कि चीन पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार देता रहे और पाकिस्तान को 2035 तक दक्षिण कश्मीर पर कब्जा करने में मदद करे। जब भारत और पाकिस्तान आपसी लड़ाई में लगे होंगे तब चीन को दक्षिण तिब्बत पर धावा बोल देना चाहिए। लेखक को लगता है कि भारत दोनों मोर्चों पर लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा और चीन आसानी से अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। चीन की नजर में चौथा युद्ध दियायु द्वीप और रायुक्यू द्वीप के लिए लड़ा जाएगा और इसकी अवधि 2040 से 2045 के बीच होगी। लेखक को लगता है कि 21वीं सदी के मध्य तक चीन असली विश्व शक्ति बन चुका होगा और दूसरी तरफ जापान, रूस, अमेरिका तथा भारत का पतन हो चुका होगा, जबकि मध्य यूरोप का उदय हो रहा होगा। चीन के लिए दियायु और रायुक्यू द्वीपों पर हमला करके उनको जापान के कब्जे से छुड़ाने का वो अच्छा मौका होगा। लेखक का कहना है कि इन द्वीपों को जापान के द्वीप समझने की गलती नहीं की जानी चाहिए। ये दोनों प्राचीन समय से ही चीन के जहाजों के आने जाने और ठहरने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, इसलिए ये चीन के द्वीप हैं। लेखक 5वें युद्ध के रूप में बाहरी मंगोलिया पर चीन के कब्जे की बात करता है और ये युद्ध 2045 से 2050 के बीच लड़ा जाएगा। बाहरी मंगोलिया के खिलाफ युद्ध छेड़ने और कब्जा करने के लिए बहुत ही अजीब किस्म की दलील दी गई है। लेखक कहता है कि चीन ने तो बाहरी मंगोलिया को मान्यता दी हुई है, इसलिए वो अपने संविधान और कानूनों के आधार पर बाहरी मंगोलिया के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ सकता। लेकिन ताइवान और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए जब ताइवान को चीन में मिला लिया जाएगा तो ताइवान के संविधान का प्रयोग करते हुए बाहरी मंगोलिया पर हमला करने का रास्ता निकाला जा सकता है।
चीन पहले मंगोलिया को अल्टीमेटम देगा कि वो खुद ही बाहरी मंगोलिया को चीन के हवाले कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो चीन उस पर हमला करेगा और अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। अब छठे युद्ध के रूप में रूस के हाथों हारे गए द्वीपों की बात की गई है और रूस के खिलाफ ये लड़ाई 2055 से 2060 के बीच लड़ी जाएगी। लेखक कहता है कि फिलहाल चीन और रूस के बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे पर तीखी नजर भी रखे हुए हैं। रूस को चीन की बढ़ती ताकत का डर है, तो चीन उन द्वीपों को कभी नहीं भूल सकता जो उसने रूस के हाथों खो दिए थे। सन 2050 तक 5 पिछले युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद चीन इन द्वीपों पर अपना दावा पेश करेगा। वो रूस से कहेगा कि वो उन द्वीपों को लौटाए जो केंग राजवंश के समय रूस ने चीन से छीन लिए थे। चीन को अपने दावों के समर्थन में जोरदार प्रोपेगेंडा करना चाहिए और रूस को एक बार फिर टुकड़ों में बांट देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए रूस के साथ युद्ध होना चाहिए और वो युद्ध बहुत जबरदस्त होना चाहिए। चीन अब नौसेना, थलसेना, वायुसेना और अंतरिक्ष के मामले में रूस से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। चीन को इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि जरूरत पड़ने पर वो रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करे। रूस जवाब देने की हालत में नहीं रहेगा और उसके पास इन द्वीपों को चीन को सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये है चीन की अगले 50 साल में लड़े जाने वाले युद्धों की योजना। क्या अब भी दुनिया में कोई उसके इस दावे पर यकीन कर सकता है कि चीन एक शांतिपूर्ण देश है और वो किसी भी देश के खिलाफ अपनी तरफ से कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करता और दूसरे देश ही अपनी हरकतों से उसे मजबूर करते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर करें।